हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ रिचर सीजन 1 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त सीजन आ चुका है, क्राइम थ्रिलर एक्शन सीजन है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक एपिसोड 6 नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 6 की कहानी के बारे में तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताते चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज आपको यहाँ पर मैं बताता चलूं, एक 18+ सीरीज है। फ्रेंड, अगर आप 18+ नहीं है आप इस सीरीज को मत देखिए, क्योंकि ये अडल्ट सीरीज है। फ्रेंड, जस्ट अडल्ट ही इसे देख सकते हैं और मेरी वीडियो को भी जस्ट अडल्ट ही देखें। सो फ्रेंड, एपिसोड 6 का स्टार्ट हमें देखने को मिल जाता है रिचर और इंस्पेक्टर फिनली से, जहां पर वो बात कर रहे होते हैं क्लैनर के बारे में। अब क्लैनर की लाश हमें देखने को मिल जाती है एपिसोड 5 के अंदर, जो कि हम देख चुके होते हैं उसको वो किलर मार चुका होता है। मतलब अब उसे किसने मारा ये तो अभी तक हमें नहीं पता। अब यहाँ पर रिचर को पता चल जाता है उसे किसने मारा है, मतलब उसका नाम नहीं लेता क्योंकि वो बस किसी के बारे में जानता है जो ऐसे मर्डर करता है। अब यहाँ पर वो बोलता है उसकी गर्दन पर बटरफ्लाई की तरह कट बना हुआ। अब यहाँ पर वैन लोजा का नाम भी वो लेते हुए नजर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं और भी बहुत सारी बातें करते हुए नजर आ जाते हैं, जहाँ पर इंस्पेक्टर फिनली उसे बोलता है तुम्हें कैसे पता है? वो बोलता है बस मैं जानता हूँ। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर फिनली उसे बोलता है कि तुम्हें गाड़ी को चेंज करना होगा, तुम जानते हो कि अब हमारा आगे का क्या प्लान है। हमें नजर रखना होगी क्लैनर की फैक्ट्री पर और हमें देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर अब क्या चलता है, क्या शिपमेंट आगे जाती है या नहीं जाती है। बट इस गाड़ी में हम नहीं देख सकते हैं, तुम्हें गाड़ी चेंज कर आनी होगी। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन में चीफ हमें देखने को मिल, जहाँ पर वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, जिसको इंस्पेक्टर क्लॉनकिंग ने मारा था। मतलब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो काफी ज्यादा बोलता हुआ नजर आ जाता है। जहाँ पर हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर फिनली भी आ चुका होता है, वहाँ पर उससे आकर बात करता है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी यहाँ पर बकवास नहीं सुननी है, तुम्हें बस ये पता लगाना है कि क्लैनर को किसने मारा है। यहाँ पर तुम जानते हो कि मार्ग्रेव की जितनी भी पब्लिक है वो चीखने चिल्लाना शुरू कर देगी, वो एहतजाज पर आ जाएगी। मतलब अब तुम्हें जल्दी से उस कातिल को ढूंढना है जिसने क्लैनर को मारा है। अब उतनी देर में वहाँ पर हम देख लेते हैं एक सीन क्रिएट हो जाता है। वहाँ पर जूनियर क्लैनर आ जाता है जो कि आकर फिनली के ऊपर हमला कर देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, बट वहाँ पर उसे फिनली बोलता है अगर अब तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जूनियर क्लैनर भी होता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहा था। वहाँ पर उसे गालियां देता नजर आ जाता है। यहाँ पर चीफ उसे बोलता है कि तुम मेरे ऑफिस के अंदर जाओ, वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अमीर ज्यादा जो होता है अपना यहाँ पर हुक्म चला रहा था। मतलब पुलिस भी उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकती है, उनके जो पैसे हैं वो सब कुछ बोल रहे होते हैं। यहाँ पर फ्रेंड एक चीज तो हमें पता चल जाती है कि क्लैनर जो है यहाँ के बहुत ही ताकतवर सिटीजन है। मतलब उनके पास काफी ज्यादा पावर और इनके आगे ये पुलिस भी कुछ नहीं है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में फिर से हमें देखने को मिल जाता है रिचर जो कि अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं वो गाड़ी के शीशे चेंज कराने की बात कर रहा होता है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं वो एक वैन को लेता है, वहां से वो वैन को खरीद कर चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फिर से फिनली को, जहाँ पर वो बार्बर के पास बैठा होता है। उसके लिए वो कुछ चीजें लेकर आया था, कोई सब्जी लेकर आता है। वहां पर उससे काफी ज्यादा बातें करता नजर आया, जहाँ पर वो उसके अतीत के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि बस कुछ भी नहीं है, मेरा अतीत कुछ भी नहीं और तुम्हारा भी कुछ नहीं है और ये तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है। बस यहाँ पर वो बहुत सारी और बातें करते हैं, जहाँ पर वो क्लैनर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर वो बोलता है मैं क्लैनर को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, जब यहाँ पर मार्ग्रेव बना भी नहीं था, जब मार्ग्रेव को उसने खड़ा किया था, जब मार्ग्रेव में डेवलपमेंट कर रहा था, तब से मैं उसे जानता हूँ। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं रिचर आ जाता है वो वैन लेकर। वहाँ पर हम देख लेते हैं फिनली जो तो उसे गुड बाय बोलता है, उसे बोलता है मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम अच्छी सब्जी लाऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं एफबीआई के एजेंट को, जहाँ पर हम देख लेते हैं वो हमल की वाइफ से मिल रहा था। वहाँ पर हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर कॉनकिन भी आ चुकी होती है। वहाँ से एफबीआई का जो एजेंट होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में फिर से रिचर को, जहाँ पर वो इंस्पेक्टर फिनली के साथ बैठा होता है और क्लैनर की फैक्ट्री के बाहर खड़ा होता है। मतलब वहाँ पर जंगल के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर वो नजर रख रहे होते हैं कि क्लैनर को मरे हुए भी एक दिन भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो कुछ शिपमेंट की बात कर रहे होते हैं, मतलब कोई शिपमेंट जानी होती है जिसके लिए वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं रिचर्ड जो होता है वो काफी ज्यादा खाता पीता हुआ नजर आ जाता है। यहाँ पर हमें बहुत सारे कॉमेडी डायलॉग भी सुनने को मिल जाता है, जहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है फिनली जो था अपनी वाइफ के बारे में बताता हुआ नजर आ जाता है। यहाँ पर बोलता है मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है और मैंने दूसरी एक शादी की थी जिससे मुझे डिवोर्स हो चुका है। अब यहाँ पर वो अपनी कहानी के बारे में बताता है, बट उसका रिचर्ड बोलता है कि तुम मुझे ये बताकर क्या साबित करना चाहते हो? मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम खा सकते हो। यहाँ पर वो काफी ज्यादा और भी कॉमेडी सी बातें कर रहे होते हैं। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं फिनली को कुछ नजर आता है, वो उसे बोलता है कुछ यहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर हम देख लेते हैं एक ड्राइवर गाड़ी लेता है, एक ट्रक लेता है और वहाँ से निकलता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो उसको फॉलो करते हुए भी नजर आ जाते हैं। वहीं से निकलते हैं, वो बोलते हैं कि अभी क्लैनर को मरे एक दिन भी नहीं हुआ और यहाँ पर ये शिपमेंट किस चीज की जा रही है? कंपनी तो बंद होनी चाहिए थी, छुट्टी होनी चाहिए थी, बट ये जा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उसका पीछा करते हुए नजर आ जाते हैं। वहीं पर ही हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में फिर से इंस्पेक्टर कॉन्टिन और हम्बल की वाइफ को। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं मिसेस हम्बल को, जहाँ पर उससे काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हूँ। मतलब यहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में उसे बताती है, उसको अपनी माँ के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। इंस्पेक्टर कॉन्टिन जो होती है अपनी माँ का उसे बताती हुई नजर आ जाती है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर कॉन्टिन को कुछ नजर आता है, मतलब कुछ लोग उसे नजर आते हैं जंगल के अंदर खड़े हुए उसे नजर आते हैं, जहाँ पर उसे थोड़ी सी लाइट नजर आती है मोबाइल की। या वो बोलती है कि तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा
अपनी बेटियों को लो और जैसे ही मैं तुम्हें बोलूंगी भागना और तुमने भागते रहना है, तुमने रुकना नहीं और पीछे मुड़ के मत देखना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में फिर से रिचर्ड को, जहाँ पर उस ट्रक का पीछा करते हुए नजर आ जाते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर फिनली बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है, ये साला तो कहीं रुक भी नहीं रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो था इसकी बात सुनकर काफी ज्यादा मुस्कुराता है, उसे बोलता है तुम्हें बस थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, बहुत ही जल्दी वो कहीं पर रुकेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड ने कोई सॉन्ग लगाया होता है, बहुत ही ऑड सॉन्ग होता है जिसको वो सुनकर काफी ज्यादा यहाँ पर एंजॉय कर रहा था। और वहीं पर ही फिनली उसे बोलता है तुम ये म्यूजिक लगाओ, हमारे वहाँ पर रॉकन म्यूजिक लगाते हैं और सुनता है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं और बहुत सारे कॉमेडी डायलॉग। वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं इंस्पेक्टर कॉन्किन को, जहाँ पर वो जंगल में जाती है, वहाँ पर वो देखना चाहती है आखिरकार उनका कौन पीछा कर रहा है। वहाँ पर हम देख लेते हैं दो हमें स्पेनिश किलर देखने को मिल जाते हैं। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर कॉन्किन जो होती है पकड़ी जाती है, क्योंकि उसके पाँव के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा आ जाता है, जिसकी आवाज से वो दोनों चकन्ने हो जाते हैं। वहाँ पर हम देख लेते हैं उसके ऊपर हमला करना शुरू करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। वहाँ पर इंस्पेक्टर कॉन्किन और मिसेस हम्बल और उनकी दोनों बेटियां जो थी भागते हुए नजर आ जाती हैं जंगल के अंदर। वहाँ पर हम देख लेते हैं बहुत ही जबरदस्त क्राइम सीन, जहाँ पर वो उसके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं और वो भी उनके ऊपर गोली चला रही होती है, जहाँ पर वो एक को जख्मी कर देती है, एक की टांग कर गोली मारती है और दूसरे को वो उड़ा देती है। मतलब वो अपने ही बॉम्ब से उड़ जाता है, क्योंकि वो बॉम्ब उसकी तरफ फेंकने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो नेट जो होता है वहीं पर ही चल जाता है, क्योंकि इंस्पेक्टर कॉन्किन जो होती है उसके गोली मार देती है, क्योंकि उसकी आंखों में थोड़े से लकड़ी के टुकड़े जाते हैं। वहीं पर ही उसके हाथ से वो बॉम्ब गिर जाता है और वो बॉम्ब जो होता है वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है, वहाँ पर वो शख्स मर जाता है, वो किलर मर जाता है। और वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं रिचर्ड और इंस्पेक्टर फिनली को, जहाँ पर उस ड्राइवर को देख रहे थे जो कि रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुक जाता है, एक मोटल के अंदर रुकता है और एक ऑफिस होता है जहाँ पर वो रुका होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लैनर का जो ऑफिस होता है वहाँ पर वो ड्राइवर जो होता है रुक जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही वो सोने जाता है वहाँ पर रिचर्ड और इंस्पेक्टर फिनली जो होते हैं वो ट्रक को चेक करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो होता है ट्रक के ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर देखने की कोशिश करता है। वहीं पर वो किलर जो होता है वो बाहर आ जाता है, वो उसे कुछ शक होता है, वो बाहर आकर फिर से ट्रक को देख रहा होता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर फिनली जो होता है रिचर्ड जो होता है वो भी ऊपर छुपा होता है। वहाँ पर रिचर्ड वो देख लेता है जो उसे देखना होता है, ट्रक के अंदर वो सब कुछ देख लेता है। वहीं पर हम देख लेते हैं वो किलर जैसे ही अंदर जाता है रिचर्ड नीचे आता है, रिचर्ड से बोलता है ट्रक के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आखिरकार क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ट्रक तो खाली था, अब यहाँ पर वो क्या करने आता है। यहीं पर हम देख लेते हैं रिचर्ड को एक बात याद आ जाती है, वो बोलता है कि मेरी हेल्प प्रोफेसर करेगा जो मेरे भाई जो के साथ काम करता था। अब यहाँ पर वो किसी प्रोफेसर को कॉल करते हैं और वो रॉन्ग नंबर होता है, वो किसी और प्रोफेसर को कॉल कर चुके होते हैं जो कि पहले ही मर चुका होता है, उसे कोई मार चुका होता है। अब वहीं पर हम देख लेते हैं रिचर्ड एक दूसरा नंबर मिला और उसे बोलता है कि मैं जैक रिचर्ड बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रेडिस की आवाज सुनने को मिल जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बोलता है कि प्रोफेसर कॉस्टलियो आपका नाम है, तो बोलती है हाँ मेरा प्रोफेसर कॉस्टलियो है। तो वो बोलता है कि मैं जॉय का ब्रदर बात कर रहा हूँ जैक रिचर्ड, आपने मेरे भाई के साथ काम किया था, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको अभी के अभी पुलिस को कॉल करनी होगी और आपको ये बोलना होगा कि मेरा मर्डर होने वाला है, मतलब मुझे कोई जान की धमकी दे रहा है और मुझे पुलिस कस्टडी चाहिए। वहीं पर हम देख लेते हैं उसे बोलता है बहुत ही जल्दी मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ न्यूयॉर्क में और तुम मेरा वेट करना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है क्योंकि मेरा भाई मर चुका है। अब यहीं पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में फिर से इंस्पेक्टर कॉन्किन को, जहाँ पर वो उन दोनों बच्चियों और मिसेस हम्बल को लेकर वहाँ से भाग रही होती है, वो रोड के पास आ चुकी होती है। वहाँ पर वो बोलती है चार्ली बाहर आ जाओ, वो दोनों बच्चियों को लेती है रोड की तरफ भागना शुरू कर देती है, वो बोलती है हम लोग अभी सेफ है, हमारे पीछा कोई भी नहीं कर रहा है। और वहीं पर हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं रिचर्ड को जो कि एयरपोर्ट के पास आ जाता है, वहाँ पर वो इंस्पेक्टर फिनली को गन देता है और न्यूयॉर्क के लिए चला जाता है। वहीं पर हम नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं इंस्पेक्टर कॉन्किन और हम्बल की वाइफ को, जहाँ पर वो इंस्पेक्टर कॉन्किन से बोलती है कि तुम्हें पता है कि हम पर क्यों हमला हो रहा है, आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, बट तुम्हारा जो हस्बैंड था हम्बल जो था वो प्लानर के साथ काम करता था, ये बात का तुम्हें नहीं पता है, बट मैं तुम्हें बताती चलूँ यहाँ पर कि वो प्लानर के साथ काम करता था, वो बैंक की जॉब नहीं करता था। अब यहाँ पर हमें ये सुनने को मिल जाता है हम्बल की वाइफ को पहले से ही पता था, यहाँ पर वो सब कुछ उसे बताती है, उसे बोलते क्लैनर ने एक रात उसे कॉल की थी, उसे डिनर पे बुलाया था और उसे एक जो बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर की थी। अब यहाँ पर उसे वो सब कुछ बताती है, उसे बोलते क्लैनर ने उसे बोला था कि तुम जो 2 हफ्ते काम करके पे लेते हो मैं तुम्हें 1 दिन का वो पे करूंगा, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम्हें करेंसी कुछ मेरी लीगली करनी होगी, मैं जितना भी बिजनेस करता हूँ वो मुझे कैश में नहीं चाहिए, मुझे वो सबके सब जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझे चाहिए, मतलब मुझे वो बिल्कुल ही लीगली चाहिए, क्या तुम ये कर सकते हो। तो बोलता है मैं ये ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, बिल्कुल ही लीगली ये काम हो सकता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की वहाँ पर उससे बात कर रहा होता है। अब यहाँ पर हम्बल जो होता है वो मान जाता है क्योंकि वो एक बैंक मैनेजर होता है, क्योंकि उसे फाइनेंस का काफी ज्यादा पता होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लैनर उसे मना लेता है, वहीं पर ही उसे कुछ टाइम देता है। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं हम्बल जो होता है अपना वो काम कर चुका होता है, वो जितनी भी उसकी ब्लैक मनी होती है वो उसको व्हाइट मनी में चेंज करके वहाँ पर वो ट्रांसफर कर चुका होता है, ऑनलाइन जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो कर चुका होता है। अब यहाँ पर वो बोलता है कि पॉल तुम तो बहुत ही अच्छे काबिल इंसान हो, तुम्हें मेरी कंपनी में होना चाहिए, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, मेरी इंडस्ट्री को तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तुमने वो काम कर दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, तुमने
जितनी भी मेरी आज की मेहनत है वो सब की सब तुमने बहुत ही आसानी से मुझे चेंज कर कर दिखा दिया, वो भी डॉलर्स में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, वो से बोलता है चलो आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ और हम अपने घोड़ों से भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर उसे बोलता है ये घोड़े हैं देखो, ये मेरा काम करते हैं, मतलब इनका काम ये होता है कि जब तक इनको मालिक बोलता है, ऊपर बैठा हुआ जो इनका मालिक होता है इन्हें बोलता है कि तुम दौड़ते रहो, और ये दौड़ते रहते हैं, तब तक नहीं रुकते हैं जब तक वो इन्हें ना रोके। अब यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी उसे मिसाल देता है, उसे बोलता है इसी तरह आज तुमने भी वही काम किया है, तुम्हारी भी मिसाल घोड़ों की तरह ही है, तुम्हें जब तक मैंने दौड़ाया और तुम दौड़ते रहे, और जैसे ही मैंने तुम्हें बोला रुक जाओ तो तुम रुक गए। अब यहाँ पर वो बोलता है आप मजाक कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुमने अभी जितना भी मेरा काम किया, तुमने जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की हैं और जितने भी मेरे क्लाइंट्स के तुम्हारे पास अकाउंट थे वो सारे के सारे तुमने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज कर तुमने फाइनेंस में लगा दिया है। मतलब ऑनलाइन जितनी भी तुमने ट्रांजेक्शन की है, तुमने जो $100 में मुझे सब कुछ करके दिखा दिया, ये एक स्कैम है जिसको तुमने इंटरनेशनली मुझे करके दिखा दिया है। मतलब अब तुम फंसोगे, मैं नहीं फंसूंगा, तुम्हारा जितने भी IP एड्रेस है, तुम्हारे तुमने जिस लैपटॉप से काम किया है वो सब कुछ मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, मैंने वो प्रिंट करके रख लिया है, तुम फंस चुके हो और तुमने मेरा बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर आप तुम चाहते हो अपनी सलामती तो मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर रखता हूँ, मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ तुम अपनी वाइफ के साथ जाओ, मैं तुम्हें टिकट्स देता हूँ, बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी को आगे चला सकती हो और एक अच्छी जॉब भी वहाँ पर कर सकती हो और USA के सिटीजन बन जाओ। अगर तुम अपनी जुबान खोलोगे तो तुम ही फंसोगे और तुम्हारी वाइफ बच्चे भी फंस जाएंगे, मतलब किसी की भी जान जा सकती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लैनर जो तो उसे काफी ज्यादा धमकी देता हुआ नजर आ जाता है, वहीं पर ही हम देख लेते हैं उसे वहाँ पर छोड़कर बंद कर चला जाता है। अब यहाँ पर हमें पूरी की पूरी कहानी पता चल रही होती है हम्बल की। अब हम्बल वहाँ पर हमें बैठा हुआ नजर आ जाता है, घोड़ों के तबेलों में बैठा रहता है। अब रात हो जाती है, वहाँ पर दो शख्स आते हैं, दो किलर आते हैं जो कि स्पेनिश होते हैं, वहाँ पर वो किसी आदमी को मारते हुए नजर आ जाते हैं, वही कील ठोकते हुए नजर आ जाते हैं जो कि हमें एपिसोड 2 के अंदर देखने को मिला था कि उसके बाजू के ऊपर कील ठोक दिए जाते हैं। अब वहाँ पर पॉल हम्बल की वाइफ क्लैनर के बारे में उसे सब कुछ बता चुकी होती है और हम्बल के बारे में बताती है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं जैसे वो बात सुनती है वहाँ पर फिर से FBI का वो एजेंट आ जाता है। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में रिचर्ड को, जहाँ पर वो ड्रेस देख रहा होता है वहाँ पर वो कपड़े चेंज करने के लिए एक जगह पर चला जाता है, वहाँ पर वो शॉप के अंदर जाता है, वहाँ पर वो एक सूट लेता है, 3 पीस लेता है और चला जाता है पुलिस स्टेशन। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो होता है प्रोफेसर से मिलता है, प्रोफेसर से वो बात करता है, उसे बोलता है कि मैं जैक रिचर हूँ, मैं जॉय का भाई हूँ। अब यहाँ पर उसे इंट्रोड्यूस कराता है, वहीं पर वो उसे कुछ क्वेश्चन करता हुआ नजर आ जाता है। अब यहाँ पर प्रोफेसर उसे बताती है बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें क्लैनर बता चुका होता है, मतलब वही मनी के बारे में बताता है, वही उन पैसों के बारे में बताता है जो कि ब्लैक मनी होती है, जिसे व्हाइट मनी में चेंज कर चुका था हम्बल। अब यहाँ पर वो इंटरनेशनल स्कैम के बारे में बात करती नजर आ जाती है, यहाँ पर बोलती है कि लोग ऐसा ही करते हैं, जितने भी इनके काला धन होता है उसे वो चेंज करके इंटरनेशनल डोमेस्टिक में लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो काफी ज्यादा प्रोफेसर बातें बताती है। अब यहाँ पर रिचर्ड को सारी बात समझ में आ जाती है, जैसे ही वो जॉर्जिया का नाम सुनता है उसे कुछ याद आता है, वो बोलता है कि मुझे अब सारी बात समझ आ रही है, मैं तो वेनेजुएला में पता कर रहा था शिपमेंट जो होती है वो USA से वेनेजुएला आती होगी, बट यहाँ पर तो सारा का सारा मामला ही चेंज है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड को कुछ ऐसा पता चल जाता है जिससे वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। अब यहाँ पर प्रोफेसर से बोलती है तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें पहले तो एक काम करना होगा, तुम्हें वो जॉय की फाइल्स ढूंढनी होगी, जैसे तुम्हें फाइल मिल जाएंगी तुम्हें सारी की सारी सच्चाई का पता चल जाएगा, जॉय की फाइल्स में वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। अब यहाँ पर वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं आपकी बात समझ गया हूँ। यहीं पर ही हम देख लें रिचर्ड जाने लगता तो बोलती है तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें किसके बारे में पता चला, आखिरकार कौन है वो शख्स। तो वो बोलता है कि ये बहुत ही पेनफुल है, मतलब बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, अगर मैं बताऊंगा तो मुझे बहुत ही तकलीफ होगी। अब यहाँ पर हमें ये बात तो फ्रेंड समझ में आ जाती है कुछ ऐसे शख्स के बारे में जिसको रिचर्ड जानता है जो ये सब कुछ कर रहा है। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं रिचर्ड नीचे जाता है, एक लेफ्टिनेंट से मिलता है, उसे बोलता है कि तुम लेफ्टिनेंट हो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे शूज देख लिए थे जो कि मिलिट्री के हैं, अब यहाँ पर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं भी आर्मी से हूँ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक दूसरे से बातें करते हैं, वो बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, ऊपर जो औरत बैठी है तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी, तुम्हें उसको प्रोटेक्शन करनी होगी, उससे कोई भी राब्ता करने की कोशिश करते हो तुम सिर्फ मुझे ही कॉल करोगे, और ये कोई कहानी मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, उसकी जान को खतरा है, तुम्हें ये बात याद रखनी होगी क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये बहुत ही डेंजर है, तुम्हारी इसमें जान भी जा सकती है, बस तुम्हें इतना काम करना है, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है और उससे कोई भी मिलने की कोशिश करे तो तुम्हें मुझे कॉल करना है। तो वो बोलता है क्या तुम्हें बात समझ में आई, तो वो बोलता है सर यस सर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वो मेजर की बात मान लेता है क्योंकि वो खुद एक लेफ्टिनेंट होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो था अपने कपड़े वो चेंज करता है, वो सूट चेंज कर रहा था, वहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है। वहीं पर हम देख लें रिचर्ड भाग रहा होता है, वहाँ पर हमें फिर से एक फाइट देखने को मिल जाती है रिचर्ड की, यहाँ पे हमें बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिल जाती है जो कि आप देखते हैं और आपको भी बहुत मजा आता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उस किलर को बहुत ही अच्छे तरीके से उसका पहले पांव तोड़ता और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसे मार कर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड के ऊपर भी हमला हो रहा था, रिचर्ड को ये बात समझ में आ चुकी होती है कि आखिरकार वो कौन शख्स है, और फ्रेंड यहीं पर ये एपिसोड की एंडिंग भी हो जाती है। सो अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें क्या वो किलर देखने को मिलने वाला है जिसको रिचर्ड जानता है, क्या वो रिचर्ड का बहुत ही करीबी है जिसको रिचर्ड अब तक ढूंढ रहा था और रिचर्ड को पता चल चुका है। सो ये हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही फ्रेंड पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब
एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।